जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे मणिपुर में आज नई सरकार का गठन हो चुका है। साथ ही साथ युमनाम खेमचंद आज मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यहाँ सिर्फ एक मुख्यमंत्री की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बातें कई चीज़ों पर निर्भर करती हैं। बात करेंगे मणिपुर के इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे और मणिपुर के वर्तमान परिदृश्य पर नज़र डालेंगे कि किस प्रकार मणिपुर एक तरह से देश की राजनीति में अपना अहम योगदान निभाया। लोकसभा चुनाव 2000 जो आपका पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसके अंतर्गत, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे निकल के आए जिसको लेकर लगातार विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरे रखा। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने हुए हैं। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इनको इम्फाल स्थित लोक भवन में शपथ दिलाई है। खेमचंद किस समुदाय से आते हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे कुकी और मैतेई समुदाय दोनों के बीच में संघर्ष चलता है और इसी संघर्ष के चलते पूरे मणिपुर में अशांति फैली हुई थी। यहाँ तक कि प्रेसिडेंशियल लॉ भी वहाँ पे लगा था, यानी कि राष्ट्रपति शासन को भी वहाँ पे लगाना पड़ गया था। खेमचंद मैतेई समुदाय से आते हैं। उनके साथ ही नगा समुदाय से आने वाले लोधी दिखो ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वे नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक भी हैं। वहीं कुकी समुदाय से आने वाली नेमचा किपगेन राज्य की पहली डिप्टी सीएम बनी है। इसी तरह आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र राज्य की पहली डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो पहली महिला उन्होंने जल्दी शपथ लिया है जब उनके पति पवार जी का मृत्यु हो गई। आइए हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, तो मणिपुर पर ही रहेंगे। आपको बता दें कि कुकी, नगा, मैतेई ये सब वहाँ की एक जाति है, जनजाति है। मणिपुर में 36 समुदाय रहते हैं और सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर युमनाम खेमचंद मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अपनी टिप्पणी रखी। उन्होंने कहा कि हम 36 समुदाय रहते हैं और सभी साथ मिलकर राज्य में शांति और सौहार्द का माहौल बनाना चाहते हैं। यानी कि जो कुछ चीज़ें पहले हुई उन सब चीज़ों से हम लोग अब कहीं ना कहीं सुधार लाना चाहते हैं। आपको बता दें कि आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में 356 दिन से लगा राष्ट्रपति शासन हटाया है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जाति हिंसा के कारण 9 फरवरी 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया। इसके बाद 4 दिन बीते और 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन का ऐलान किया गया था और राष्ट्रपति शासन लग चुका था। 3 फरवरी को दिल्ली में मणिपुर भाजपा के विधायक दल की बैठक हुई थी। इसमें भाजपा विधायक युमनाम खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया था और 4 फरवरी को एनडीए गठबंधन के दलों के विधायकों की बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम के नामों पर मुहर लगी थी और खेमचंद पूर्व सीएम वीरेंद्र सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। वहीं राज्य के गृह मंत्री के लिए कौंथौजम गोविंद दास सिंह का नाम चर्चा में इस समय आया था। युमनाम खेमचंद सिंगजामेई क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं, जो इम्फाल वेस्ट का एरिया है वहां से हैं और 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, यानी कि विधानसभा स्पीकर थे। 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की दूसरी सरकार में ये मंत्री के रूप में थे। आपको बता दें कि ये मैतेई समुदाय से तो आते ही हैं, लेकिन मणिपुर के घाटी क्षेत्र में ये मैतेई समुदाय बहुसंख्यक समुदाय में है और इसीलिए शायद इनको नेतृत्व दिया गया होगा। आपको बता दें कि मई 2023 में हिंसा के बाद दिसंबर 2025 में कुकी बहुल इलाकों और रिलीफ कैंप का दौरा करने वाले वे पहले मैतेई नेता भी थे। वीरेंद्र सिंह की तुलना में मध्यमार्गी माने जाते हैं। यही बात इन्हें कट्टर मैतेई लाइन से अलग भी रहती है। इनका विधानसभा क्षेत्र सिंगजामेई मणिपुर है और 2017 से विधायक हैं। आपको बता दें कि नई सरकार में कुकी जो समुदाय को संतुष्ट करने के लिए नेमचा किपगेन को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और ये एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि नेमचा 2017 और 2022 में कुकी बहुल कांग पोकपी से भाजपा की विधायक हैं। वीरेंद्र सिंह के पहले कार्यकाल 2017 से 2020 में उन्होंने सामाजिक कल्याण एवं सहकारिता मंत्री का पद भी संभाला था। एक बड़े बढ़िया पद पे थे ये। और बीरेन्द्र सिंह के दूसरे कार्यकाल में ये वाणिज्य एवं उद्योग, वस्त्र एवं सहकारिता विभाग की कैबिनेट मंत्री भी रहे। मैतेई कुकी जाति हिंसा के दौरान इम्फाल में उनका सरकारी आवास जलाया गया था। वे उन 10 कुकी जो विधायकों में हैं जिन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासन की मांग भी की थी। आपको बता दें कि मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में
अभी भाजपा के 37 विधायक हैं। सरकार का कार्यकाल 2027 तक है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विधानसभा निलंबित कर दी गई थी, लेकिन 2022 के चुनाव में 32 भाजपा के विधायक जीते हुए थे। एक बड़ी बात थी मणिपुर जैसे इलाके में। जेडीयू ने 6 सीटें जीती थी, जिनमें से 5 विधायक भाजपा में शामिल हो चुके थे। अन्य विधायकों में से 6 एनपीपी से, 5 एनपीएफ से, 5 कांग्रेस से, 2 कुकी पीपुल्स अलायंस से, 1 जनता दल जो यूनाइटेड है उससे और 3 निर्दलीय थे और 1 मौजूदा विधायक के निधन के बाद सीट खाली हो चुकी है। थोड़ा सा हम उस चुनाव के परिदृश्य को बता दें। विधानसभा चुनाव 2022 में जिसके बारे में हमने आपको बताया, तो भाजपा 32 रिजल्ट, ठीक है। एनपीपी 7, जदयू 6, कांग्रेस 5, एनपीएफ 5 और अन्य 5 थे, ठीक है। तो ये 2022 का था। 2017 में इससे भी चीज़ें कम थी, क्योंकि भाजपा की 2017 में 21 सीटें थी, एनपीपी की 4 थी जो बढ़ के 7 हुई, और जदयू की 1 भी सीट नहीं थी, लेकिन इस बार 6 सीटें थी। कांग्रेस की 28 थी जो 5 पर आ गई, एनपीएफ की 4 थी वो 5 पर आई, अन्य 3 थे, इस बार भी बढ़ के 2 बढ़े हैं। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा लगातार बढ़ी थी। अभी हिंसा के कारण क्या हो सकते हैं? अगर कारणों की हम जांच करें तो अलग कुकी प्रशासन की मांग होती है। कुकी पर ड्रग तस्करी के जो आरोप हैं उन चीज़ों को लेकर आंदोलन होते रहते हैं। साथ ही साथ एसटी दर्जे की मांग, यानी कि अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब की मांग की जाती है। 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने पर सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद जो आदेश आया के बाद कुकी समुदाय में आक्रोश फैला और हिंसा भड़क गई। कुकी पहले से एसटी श्रेणी में है। उन्हें डर है कि अगर मैतेई को भी एसटी का दर्जा मिला तो वे पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीद सकेंगे और उनसे कहीं ना कहीं इनका आमना सामना ज़्यादा हो जाएगा और इससे उनका सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। मणिपुर के इम्फाल घाटी में लगभग 10% भूमि क्षेत्र है जहां मैतेई बहुसंख्यक रहते हैं। बाकी 90% पहाड़ी इलाका कुकी और नगा समुदायों का है। यह क्षेत्र आदिवासी जमीन के अंतर्गत आता है और मैतेई यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं। कुकी समुदाय कुकी लैंड या जूम लैंड नाम से अलग प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग करता रहा है। मैतेई समुदाय और राज्य सरकार इस मांग को राज्य की अखंडता के लिए खतरा भी मानती है। कुकी समुदाय पर म्यांमार से ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगता रहा है। सरकार ने भी कुकी पर अवैध अफीम की खेती की तस्करी में शामिल होने के आरोप लगाए हैं, जिससे सरकार के प्रति उनका अविश्वास और बढ़ा है। कुकी का मानना है कि उनके समुदाय को बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगातार लगाए जाते हैं। कुकी समुदाय का आरोप है कि मणिपुर सरकार, यानी कि पूर्व भाजपा सरकार जो थी, मैतेई का पक्ष लेती है और वे सुरक्षा बलों और पुलिस पर भी एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं जा रही थी और जिसके बाद सरकार को वहाँ पे कहीं ना कहीं लगाना पड़ गया था राष्ट्रपति शासन। हम थोड़ा मणिपुर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें मणिपुर के बारे में जानकारी सही प्रकार से मिल सके। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत एक देश है और उस देश में एक राज्य है मणिपुर, जो जाति हिंसा की आग में लगातार जलता रहा है। मणिपुर में 16 जिलों की जमीन इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के रूप में बटी हुई है। मणिपुर की धरती पर विविध जातियों और संस्कृतियों का मिश्रण है, जैसे मैतेई, कुकी, नागा, तिब्बती, खासी और असमिया आदि। इससे भी ज़्यादा लोग हैं। मैतेई यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में नगा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। नगा और कुकी लोगों ने ईसाई धर्म अपना रखा है। वहीं बात करेंगे जब महाभारत काल के, तो महाभारत काल में मणिपुर कैसा रहा होगा। तो द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, महाभारत काल में जब हम बात करते हैं मणिपुर की, तो द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। महाभारत आदि पर्व आश्वमेधिक पर्व के अनुसार वनवास के दौरान अर्जुन जब मणिपुर में थे तो उन्होंने मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को देखा और उस काल में नागलोक भी इसे कहा जाता था। यानी कि आप समझ लीजिए कि ये जो नागलोक की बात की जाती है, तो नागलोक कहीं अन्य इत्र जगह नहीं था, वो मणिपुर ही नागलोक के रूप में जाना जाता था। भीम की पत्नी हिडिंबा आसाम के जनजातीय समुदाय की लड़की थी, ऐसा माना जाता है। प्राचीन काल में मणिपुर के बारे में इतिहासकारों के अनुसार मणिपुर को कलय पाक या कांगलेई पाक नाम से जाना जाता था। पौराणिक तथ्य के अनुसार यह विष्णुपुर था। बीच में मैत्रबक
कनलैपुंग, कैथे, मोगली, मिकली और पोंथोकल्म नाम से भी जाना जाने लगा था, यानी कि इसके कई नाम थे। प्रारंभ में जब यह काबरा नदी के पास बसने लगा तो इसे मानस के नाम से भी जाना जाने लगा। आपको बता दें कि करीब 120 वर्षों तक मणिपुर में पंखगबा नामक राजा का शासन रहा है। बीच में पम्हिबा नामक प्रसिद्ध हिंदू राजा हुए। आधुनिक मणिपुर राज्य की स्थापना का श्रेय 18वीं सदी में जन्मे चक्रवर्ती सम्राट बोधचंद्र सिंह नामक राजा को जाता है। मणिपुर में प्राचीन कंगला फोर्ट स्थित है, जो राजा महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। आपको बता दें कि मणिपुर के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 ईस्वी में राजा पाखंगबा से शुरू होता है। 1819 से 1825 तक यहाँ बर्मी लोगों ने शासन किया। 24 अप्रैल 1891 के खोंगजोम युद्ध के बाद मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर छोड़ा तब मणिपुर का शासन महाराज बोधचंद्र संभाल रहे थे। 21 सितंबर 1949 को हुए विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बन गया। मणिपुर का प्राचीन इतिहास मैतेई समुदाय और इसके राजवंशों से जुड़ा है। 1500 ईसा पूर्व से ही यह समुदाय यहाँ रहता आया है। आपको बता दें कि भारत में विलय के पहले से ये इलाका हिंसक वारदातों का गवाह रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में तो यहाँ जापानी फौजों ने लगातार 2 सालों तक बमबारी भी की थी। तो इतना आसान नहीं है ये मणिपुर को आपको समझना पड़ेगा। मणिपुर का इतिहास में जाने माने इतिहासकार ज्योतिर्मय राय लिखते हैं कि मैतेई महाराजा पामहेइबा को ही गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने इस इलाके में हिंदू धर्म की स्थापना की थी। वे मणिपुर के पहले हिंदू राजा थे जिनका शासनकाल 1709 से 1751 तक रहा। उन्होंने मैतेई धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया था और अपने साम्राज्य में इसे लागू किया था। इतिहासकार दावा करते हैं कि उन्होंने ही सभी मैतेई समुदाय के लोगों को हिंदू धर्म को मानने के लिए उत्सुक किया, आह्वान किया और हिंदू धर्म में शामिल किया था। वो मूलतः वैष्णव पंथ के अनुयायी थे। कई इतिहासकारों की किताबों में वर्णन किया गया है कि वो महाराजा पामहेइबा ही थे जिन्होंने कांगलेईपाक से अपने साम्राज्य का नाम बदलकर मणिपुर रखा था। आपको बता दें कि बर्मा और मणिपुर के बीच में युद्ध भी हुआ था। बात है 1819 की, जब राजा मरजीत का मणिपुर में शासन था। ये वही साल है जब तत्कालीन बर्मा ने मणिपुर पर हमला कर दिया था और चाही खारेट तुनगपा ने बतौर राजा मणिपुर में शासन संभाल लिया। लेकिन कुछ सालों बाद यानी 1825 में गंभीर सिंह के नेतृत्व में मणिपुरियों ने राजा के साथ जंग लड़ी और उन्हें हराकर मणिपुर में अपने शासन को पुनर्स्थापित कर लिया। उनके निधन के बाद उनके पुत्र चंद्रकीर्त राजा बने। फिर 1886 में उनकी मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र सूरज चंद्र की ताजपोशी की गई। राजा सूरज चंद्र का शासन 1890 तक ही चला क्योंकि उनके खिलाफ भाइयों ने बगावत कर दी थी। सिंहासन के संघर्ष के बाद कुल्ला चंद्र राजा बन गए, मगर इसी बीच 1891 के अप्रैल माह में ब्रितानी हुकूमत की फौज ने मणिपुर पर हमला कर दिया। 1891 से 1941 तक महाराजा चूरा चांद सिंह का शासन चला, जबकि महाराजा बुधा चंद्र सिंह मणिपुर के अंतिम राजा रहे जिनका शासन 1949 तक चला। कई इतिहासकारों ने मणिपुर के राजनीतिक कालखंडों को अपनी अपनी किताबों में दर्ज किया है। इसका उल्लेख मुख्य तौर पर प्रोफेसर लाल देना की किताब आधुनिक मणिपुर का इतिहास, ज्योतिर्मय राय और प्रोफेसर गंगमुमेई काबुई की इतिहास की किताबों में मिलता है। वैसे इतिहासकारों ने लिखा है कि मणिपुर साम्राज्य की स्थापना निंगथौजा कुनबे के 10 कबीलों के साथ आने के बाद हुई थी। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये इलाका बर्मा और चीन के साथ व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना और मित्र देशों की सेना के बीच चल रहे युद्ध का एक बड़ा केंद्र भी ये रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज का साथ जापान की सेना ने दिया था, क्योंकि बोस जापान की सेना की मदद से ब्रितानी हुकूमत को शिकस्त देना चाहते थे। लेकिन इस मोर्चे पर जापान की सेना और आज़ाद हिंद फौज को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मणिपुर 2 सालों तक बमबारी झेलता रहा, जिसने पूरे प्रांत में भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान इम्फाल स्थित राजा का महल भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस तबाही के बाद मणिपुर के लोग ब्रितानी हुकूमत
के खिलाफ गोलबंद होने लगे। आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत ने 1947 में प्रांत की बागडोर महाराजा बुधाचंद को सौंप दी। ये बात है 28 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि की है, जिसके बाद महाराजा बुधाचंद मणिपुर का तत्कालीन राष्ट्रध्वज लेकर इम्फाल के कांगला में दाखिल हुए, जहां हजारों मणिपुरी जमा थे। इस क्षण का जश्न मनाने के लिए 18 तोपें भी दागी गई थी। मणिपुर के महाराजा ने शिलांग में 21 सितंबर 1949 को भारत के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उसी साल 15 अक्टूबर को मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसकी औपचारिक घोषणा भारतीय सेना के मेजर जनरल अमर रावल ने की थी। महाराजा बुधाचंद की मृत्यु वर्ष 1955 में हो गई। मणिपुर स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया था और एक निर्वाचित विधायिका के माध्यम से सरकार का गठन भी हो गया। फिर 1956 से लेकर 1972 तक मणिपुर केंद्र शासित राज्य बना रहा। इस बीच अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीतिक और छात्र संगठनों का उग्र आंदोलन भी चलता रहा। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। मणिपुर में कई जातियों और जनजातियां हैं जिनमें आपस में विवाद होता रहा है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मणिपुर में लगभग 30 के आसपास जातियां और जनजातियां मौजूद हैं। इनमें सबसे प्रमुख जाति है मैतेई, जिनकी जनसंख्या मणिपुर की कुल आबादी का 50% है। मैतेई के अलावा नगा, कुकी, पेतेस, थादौस, मतलब कई प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो आपको जानना जरूरी है। इस प्रकार से कई जातियां थी: कुकी, पेतेस, थादौस, सिम्तेस, रातलेस, गंगतेस और हमार जनजातियां। जानकार मानते हैं कि 1956 में केंद्र शासित राज्य घोषित किए जाने के बाद से ही मणिपुर में संघर्ष शुरू हो गया और बाद में ये संघर्ष हिंसक होने लगे। सामरिक मामलों के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ने एक बार दावा किया था कि इस संघर्ष ने अलगाववाद को जन्म दिया था। इस दौरान कई अलगाववादी संगठन भी उभर के सामने आए। पूर्वोत्तर के राज्यों से हट रहा AFSPA जो उस समय लगा हुआ था, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे समावेश होता रहा। गुरिल्ला युद्ध का भी मामला निकल के आया। आपको बता दें कि कई जगहों पर गुरिल्ला युद्ध ऐसा होता था जहाँ पर मतलब किसी भी तरह से युद्ध को जीत लीजिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सोया है उस पर भी हमला कर सकते हैं। गुरिल्ला युद्ध आपने जब मराठा आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिला था। जैसे शिवाजी थे तो वो मुगलों के खिलाफ ऐसे युद्ध लड़ते हुए नजर आए थे। थोड़ी सी जानकारी और आपको दे दें कि ओइनम सुधीर कुमार की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के सिलहट में अपना मुख्यालय बना लिया था। यानी कि इससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ से ले चलते हैं हम। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सबसे पहले समरेंद्र सिंह ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम का संगठन खड़ा किया, जो आज़ादी की मांग करने लगा और समाजवादी विचारधारा की वकालत करने लगा। इसी बीच संगठन के एक नेता ओइनम सुधीर कुमार ने एक अलग धड़ा बना लिया और एक भूमिगत समानांतर सरकार के गठन की घोषणा कर दी। ये बात 1968 के दिसंबर महीने की है। ओइनम सुधीर कुमार की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के सिलहट में अपना मुख्यालय बनाया, जो आज का बांग्लादेश है। हालांकि 1971 की जंग के बाद मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री R.K. दोरेंद्रो सिंह ने कई अलगाववादी नेताओं से आत्मसमर्पण करवा लिया, जबकि कुछ बागी मैतेई अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। इनमें अलगाववादी नेता N. बीरेन सिंह भी शामिल थे, जिन्हें त्रिपुरा की जेल में बंद किया गया था, जहां उनकी मुलाकात पहले से बंद माओवादी नेताओं से हुई। जून 1975 में जेल से छूटने के बाद 16 अन्य मैतेई अलगाववादी नेताओं के साथ विशेश्वर सिंह ने तिब्बत के ल्हासा में शरण ले ली। हथियार चलाने और छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद वो अपने सहयोगियों के साथ मणिपुर लौटे। मणिपुर आने के बाद विशेश्वर ने जन मुक्ति छापामार सेना का गठन कर लिया और अलगाववादी संघर्ष ने फिर जोर पकड़ लिया। 70 के दशक के अंत में और 80 के दशक की शुरुआत में कई और अलगाववादी संगठन पनप उठे, जिनमें R.K. तुलाचंद की पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेई पाक कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे KCP कहा गया, पोईरेई लिबरेशन फ्रंट, मैतेई स्टेट कमिटी और यूनाइटेड पीपल्स रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी इसमें शामिल थे। 8 अप्रैल 1989 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे PLA कहते हैं, ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास घातक हमला किया। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी वंदना मल्लिक की उस समय हत्या कर दी गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट में उस समय ये दावा किया गया कि PLA की राजनीतिक इकाई रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट RPF ने
बांग्लादेश से निर्वासन की सरकार का गठन कर लिया, जिसका अध्यक्ष भोरोत सिंह को बनाया गया था। संगठन के कई कैंप म्यांमार और बांग्लादेश में सक्रिय हो गए। इसी दौरान नगा चरमपंथियों ने भी सक्रिय होना शुरू कर दिया। मणिपुर ने नगा बहुल चंदेल, उखरूल, तामेंगलांग और सेनापति जिलों में आइजैक मुइवाह के नेतृत्व वाले संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने एक के बाद एक हिंसक वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। 1993 में मई और सितंबर महीनों के बीच नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के हथियारबंद चरमपंथियों के हमलों में सुरक्षा बलों के 120 के आसपास जवान और अधिकारी मारे गए थे। फिर नगा और कुकी जनजाति के चरमपंथी संगठनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। आपको बता दें कि आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी सशस्त्र बल जो विशेष अधिकार होता है अधिनियम 1958 का ही कानून है, जो पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी गतिविधियों और हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। हालांकि मणिपुर, असम, नागालैंड के कई इलाकों में इसे बार बार लगाया जाता था, बार बार हटाया जाता था, जैसे सरकार उस समय जैसी वहाँ पे व्यवस्थाएं होती थी, यानी कि जब शांति होती थी तो हटा लिया जाता था, अशांति होती तो लगा दिया जाता था। ये कानून तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री विष्णुराम मेढ़ी की पहल पर 1958 में ही लाया गया था। शुरू में तो ये कानून मणिपुर के नगा बहुल उखरूल जिले में ही प्रभावी था, मगर 18 सितंबर 1981 को इसे पूरे मणिपुर में लागू कर दिया गया। फिर 2004 में मणिपुर की राजधानी इंफाल की नगर पालिका के कुछ इलाकों को इसके प्रभाव से हटा लिया गया। लगभग 50 वर्षों से ये कानून पूर्वोत्तर में मणिपुर के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में लागू रहा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो चलती रहीं, इन चीज़ों को लेकर लगातार मणिपुर में कंट्रोवर्सी रही और अभी मणिपुर में युमनाम खेमचंद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ उन्होंने ले लिया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना चाहिए और देश में क्या हलचल है वो तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है ना कि अमेरिकी मीडिया ने भारत से ट्रेड डील को किसके पक्ष में बताया, तो वो भी आपको जानना चाहिए। और भारत अमेरिका की ट्रेड डील चीन को नुकसान पहुंचा सकती है, ये चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए। तो आगे के लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।